तो देखते हैं दो संबद्ध आवेशित चालकों में आवेश का पुनर्वितरण, अर्थात दो चालक हैं ए और बी, उसे क्या है आपस में जोड़ा गया है। तो उसमें ऊर्जा का पुनर्वितरण किस प्रकार से होता है, आवेश का पुनर्वितरण कैसे होता है, इसको हम लोग देखेंगे। हमें पूर्व ज्ञान है कि जब दो आवेशित चालकों को आपस में चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर क्या होता है, प्रवाहित होने लगता है। और यह प्रवाह तब तक जारी रहता है जब तक कि दोनों चालकों का जो विभव है वह समान न हो जाए। तो इस प्रकार आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनमें आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है, किंतु आवेश का पुनर्वितरण हो जाता है ना। किंतु उस दोनों में जो आवेश की मात्रा है वह क्या होती है, समान रहती है, सदैव स्थिर रहती है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब दो आवेशित चालकों को चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होने लगती है। और जब यह तब तक प्रवाह होता है जब तक दोनों चालकों का जो विभव है वह समान नहीं हो जाता। इस प्रकार दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ देने पर उनमें आवेशों का वितरण हो जाता है और यह घटना क्या है, आवेशों का पुनर्वितरण कहलाती है। कि इस घटना में क्या है, आवेश का मात्रा सदैव स्थिर रहता है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ देखिए जब दो आवेशित चालकों को चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होने लगता है। यह तब तक होता है जब तक दोनों चालकों में विभव समान न हो जाए। यह घटना आवेशों का पुनर्वितरण कहलाती है। इसमें आवेश की मात्रा सदैव स्थिर रहती है। चित्र में देखिए ये क्या है, ये एक चालक है, चालक ए, ठीक, तथा ये एक दूसरा चालक बी है। ठीक, दोनों को क्या है, चालक तार द्वारा आपस में जोड़ दिया गया है। इसकी धारिता है C1 और बी की धारिता है C2। तो इसका विभव क्या है, मान लो इसका विभव है V1 और इसका विभव है कितना, V2। तो इसका विभव, तो इसमें क्या है, आवेशों का पुनर्वितरण होगा। अगर इसमें विभव का मान ज़्यादा है तो विभव आवेश का जो प्रवाह होगा वह V2 की ओर, अर्थात V2 विभव वाले मतलब चालक B की ओर क्या है, प्रवाहित होने लगेगा। इस प्रकार हम लोग क्या है देखते हैं उभयनिष्ठ विभव के लिए। और यह प्रवाह कब होगा, जब तक कि दोनों में क्या है, विभव का मान समान न हो जाए। तो हम देखेंगे उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक, हम लोग देखेंगे उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक। उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक। तो मान लो ए और बी क्या है, दो विद्युतरोधी चालक हैं। लिखेंगे मान लो ए और बी दो विद्युत रोधी चालक है जिनकी विद्युत धारिता क्रमशः, जिनकी विद्युत धारिता क्रमशः C1 व C2 है ना। चालक ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव, चालक ए को Q1 आवेश देने पर, चालक ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव कितना हो जाता है, V1 तथा
बी चालक को Q2 आवेश देने पर उसका विभव कितना हो जाता है? उसका विभव V2 हो जाता है। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? तो कुल आवेश आ जाएगा, कुल आवेश Q = Q1 + Q2। ठीक, जहाँ Q1 = कितना है? C1V1 और Q2 = है C2V2। ठीक, तो यहाँ वैल्यू को पुट आउट करने पर हो जाएगा Q = C1V1 + C2V2। इसे क्या करते हैं? इसे हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये क्या आ गया हमारा? इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार दोनों चालक की जो कुल धारिता है उसे निकाल लेते हैं। तो चालक की कुल धारिता आ जाएगी, चालक की कुल धारिता C = हो जाएगा C1 + C2। ठीक, चालक की कुल धारिता कितनी आ जाएगी? C1 + C2। और दोनों चालक को क्या है, हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो क्या है? विभव उभयनिष्ठ हो जाता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दोनों चालक को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव मान लो V है। तब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है C = Q/V। ठीक, C = Q/V या V = Q/C। ठीक, तो हमें ये क्या है? उभयनिष्ठ वैल्यू विभव का जो है मान निकालना है। तो V = हो जाएगा, Q का मान कितना आया है? समीकरण 1 से Q का मान आया है C1V1 + C2V2। और ये हो गया समीकरण 2। और यहाँ से हम लोग क्या है? C का मान रखेंगे, तो ये आ गया C1 + C2। इस प्रकार ये क्या है? उभयनिष्ठ विभव का मान आ गया। ठीक, हम लोगों ने सबसे पहले क्या निकाला? हम लोगों ने निकाला क्या? कुल चालक में आवेश कितना है? दोनों चालकों का कुल आवेश निकाला। फिर उसके बाद दोनों चालकों की कुल धारिता का मान निकाला। फिर उभयनिष्ठ विभव V का हम लोग निकाले हैं। V = Q/C। Q का मान पुट आउट किए, C का मान रख दिए। तो इस प्रकार से क्या है? उभयनिष्ठ विभव का मान आ गया। यही उभयनिष्ठ विभव है। अब हम लोग देखेंगे आवेशों का वितरण। ठीक, आवेशों का वितरण। आवेशों का वितरण में यदि दोनों चालकों का आवेश क्या है? यदि दोनों चालकों को जोड़ने पर उनका आवेश की मात्रा क्या है? क्रमशः Q1 और Q2 हो। तो यदि दोनों चालकों को जोड़ने पर आवेश, चालकों को जोड़ने पर उन पर आवेश की मात्रा कितना है? Q1 व Q2 हो। तो हम लोग को पता है Q1 = कितना होगा? C1V और Q2 = कितना हो जाएगा? C2V। V क्या है हमारा? उभयनिष्ठ
विभव है। तो क्या है, ये हो गया समीकरण नंबर 1, 2, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4, ये हो गया समीकरण नंबर 5। ठीक, तो क्या है, हमें पुनर्वितरण चाहिए है ना। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 अर्थात समीकरण 4 में समीकरण 5 को भाग देने पर, समीकरण 4 में समीकरण 5 को भाग देने पर तो क्या आ जाएगा, समीकरण 4 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा Q1 अपान Q2 इज इक्वल टू आएगा C1V अपान C2V। V से V क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा Q1 अपान Q2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है ना। दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर उन आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। तो इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनमें आवेश का वितरण धारिताओं के अनुपात में होता है। अब देखते हैं हम लोग आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास। तो ठीक है, देखिए ये अलग अलग खंड बाय खंड इसको बताया गया है और यह ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, तो विद्यार्थी इसमें ध्यान देंगे। तो देखते हैं आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास किस प्रकार से होता है। तो मान लो दोनों चालकों को जोड़ने, यह क्या है ऊर्जा ह्रास, तो हम लोग पहले निकालेंगे दोनों चालकों की ऊर्जा जोड़ने से पहले, फिर उसके बाद जोड़ने के बाद, फिर क्या है दोनों को आपस में घटा देंगे, तो जितना ऊर्जा ह्रास हुआ है वह वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो दोनों चालकों को जोड़ने से पहले यहाँ कंडीशन लिखते हैं, दोनों चालकों को जोड़ने से पहले, दोनों चालकों को आपस में जोड़ने से पहले, तो A की ऊर्जा कितनी होगी, A की ऊर्जा कितनी होगी, अभी हम लोग पढ़े हैं ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, ऊर्जा का फॉर्मूला था U इज इक्वल टू, हम लोग ये वाला ले रहे हैं 1/2 CV स्क्वायर, है ना। तो A की ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2 C1 V1 स्क्वायर, तथा इसी प्रकार B की ऊर्जा हो जाएगी, B की ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2 C2 V2 का वर्ग। ठीक, अब जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, ठीक, जोड़ने से पहले दोनों चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा हम लोग मानते हैं U1 इज इक्वल टू A की ऊर्जा धन B की ऊर्जा। तो A की ऊर्जा कितनी है 1/2 C1 V1 का वर्ग धन 1/2 B की ऊर्जा C2 V2 का वर्ग। 1/2 को हम लोग कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा C1 V1 का वर्ग प्लस C2 V2 का वर्ग। तो इस प्रकार अब ये क्या निकल गया, जोड़ने से पहले चालकों की ऊर्जा। अब निकालेंगे दोनों चालकों को जोड़ने के बाद, चालक को जोड़ने के बाद, चालकों को जोड़ने के बाद क्या होता है, उभयनिष्ठ समान हो जाता है, विभव क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ हो जाता है अर्थात समान हो जाता है। तो A की ऊर्जा कितनी आ जाएगी 1/2 CV का वर्ग
और B की ऊर्जा आएगी, B की ऊर्जा आ जाएगी 1/2 C1 होगा और ये C2 होगा का वर्ग। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। कुल ऊर्जा निकाल लेंगे, कुल ऊर्जा निकालेंगे, इसे हम लोग लेते हैं U2, ये है हमारा U1 और ये आ गया हमारा U2। तो 1/2 C1V का वर्ग धन 1/2 C2V का वर्ग। ये क्या है, दोनों में कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 और V का वर्ग दोनों में है, तो ये कॉमन निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये U2 का वैल्यू आ गया, ये U2 का वैल्यू आ गया हमारा, और ये U1 का वैल्यू आ गया। अब हमें कुल ऊर्जा ह्रास निकालना है ना। तो ऊर्जा ह्रास का फॉर्मूला होता है ऊर्जा ह्रास U1 माइनस U2। तो देखिए U1 का वैल्यू पुट आउट करते हैं 1/2, कितना है U1 का वैल्यू कितना आया है, C1V1 का वर्ग प्लस C2V2 का वर्ग है ना, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट माइनस चिन्ह लगा के बड़ा ब्रैकेट, माइनस कितना आ जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 और V का वर्ग। समझ में आया यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे क्या है 1/2, क्या है दोनों के पास है, तो हम लोग यहाँ से 1/2 को सभी से क्या है हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा C1V1 का वर्ग प्लस C2V2 का वर्ग माइनस C1 प्लस C2 और V का वर्ग। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब उभयनिष्ठ विभव का हम लोग यहाँ पे मान रखते हैं। उभयनिष्ठ विभव का देखिए पिछले बार आया था उभयनिष्ठ विभव का मान, ये तो यह वैल्यू क्या है हम लोग यहाँ पे पुट आउट करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 C1V1 का वर्ग प्लस C2V2 का वर्ग माइनस C1 प्लस C2, और इसका वैल्यू आया है, उभयनिष्ठ विभव का वैल्यू आया है C1V1 प्लस C2V2 है ना, और C2V2 प्लस C1 कितना C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। ठीक, और ये वर्ग है, तो ये क्या होगा, दोनों में वर्ग हो जाएगा, इसका आपस में वर्ग हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सभी को। यहाँ पे क्या है, v के जगह में हम लोग v का वैल्यू पुट आउट कर दिए हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे। v1 स्क्वायर प्लस C2V2 का वर्ग माइनस ये आएगा C1 प्लस C2 है ना, ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 और ये वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा प्लस C1 प्लस C2 का वर्ग। तो ये और ये क्या है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए C1 C2 है और ये यहाँ पे क्या है C1 C2 दो बार है, तो इसको हम लोग क्या है कैंसिल कर दिए हैं। ठीक, अब उसके बाद जो बचा और इसमें एक बचेगा तो क्या है दोनों को क्या है लघुत्तम निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 है ना, और इसके बटे में क्या है 1 है, तो ये क्या है लघुत्तम आ जाएगा। तो ये लघुत्तम लेते हैं क्या, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, गुणा करते हैं इधर का ये वाला, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2, ये हो जाएगा C1V1 का वर्ग प्लस C2V2 का वर्ग। ठीक, और माइनस में
यहाँ देखिए इसका वर्ग विस्तार कर देते हैं तो फॉर्म ए का वर्ग a धन b पूरे का वर्ग के सूत्र में है ये, तो ये हो जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा c1 का वर्ग प्लस v1 का वर्ग प्लस c2 का वर्ग v2 का वर्ग प्लस 2 c1 c2 v1 v2। समझ में आया? और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा c1 प्लस c2। ठीक, इतना तक समझ में आया? देखिए इतना तक समझ में आया। हमने बुक से इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, एकदम सरल है। अब हमारे पास आ गया 1/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए c1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर c2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए c1 का क्या है, हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा 1/2 c1 का वर्ग v1 का वर्ग प्लस c1 c2 v2 का वर्ग प्लस c1 c2 v1 का वर्ग प्लस c2 का वर्ग v2 का वर्ग। ठीक, और माइनस है, माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस c1 का वर्ग v1 का वर्ग माइनस c2 का वर्ग v2 का वर्ग माइनस 2c1 c2 v1 v2। ठीक, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा हमारा c1 प्लस c2। जो कटेगा उसे कटा देते हैं। देखिए c1 का वर्ग v का वर्ग, सॉरी यहाँ पे v1 है, c1 का वर्ग v1 का वर्ग है, और यहाँ भी c1 का वर्ग v1 का वर्ग है, ये माइनस में है ना, तो ये इससे कट जाएगा। और c2 माइनस c2 v2 का वर्ग है दोनों में, तो यहाँ भी देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचेगा उसे लिखते हैं, तो 1/2 c1 c2 v2 का वर्ग प्लस कौन सा बच रहा है c1 c2 v1 का वर्ग माइनस 2c1 c2 v1 v2। ठीक, और नीचे में क्या बच रहा है c1 प्लस c2। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं 1/2 c1 c2 क्या है, सभी में है, तो c1 c2 को हम लोग क्या है कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा हमारा v1, इसको पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा v1 का वर्ग प्लस v2 का वर्ग माइनस 2v1 v2 है ना, बटे c1 प्लस c2, और ये हो जाएगा c1 c2। ठीक, तो ये फॉर्मूला है a का वर्ग माइनस b का वर्ग में, तो ये हो जाएगा 1/2 v1 माइनस v2 है ना, पूरे का वर्ग बटे c1 प्लस c2 और मल्टीप्लाई c1 c2। तो इस प्रकार क्या है कुल ऊर्जा ह्रास आ जाएगा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 1/2 c1 c2 अपान c1 प्लस c2, और ये आ जाएगा v1 माइनस v2 पूरे का वर्ग। तो ये क्या आ गया हमारा कुल ऊर्जा ह्रास दोनों चालकों को आपस में जोड़ने पर, है ना, कुल ऊर्जा ह्रास इतना होता है। यदि हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है v1 माइनस v2 का वर्ग है ना, इसका मान वर्ग है यहाँ पे, तो इसका मान क्या है सदैव क्या होगा, ये धनात्मक होगा। ठीक,
ये क्या होगा, सदैव धनात्मक होगा। तो ऊर्जा का जो ह्रास होगा वह भी क्या होगा, सदैव धनात्मक होगा। अतः ऊर्जा का ह्रास भी क्या होगा, अतः ऊर्जा ह्रास भी क्या होगा, सदैव धनात्मक होगा। ऊर्जा ह्रास सदैव धनात्मक होगा। तो इस प्रकार आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा में ह्रास होता है और यह ऊर्जा जोड़ने वाले तार में ऊष्मा, कभी कभी प्रकाश या चिंगारी के रूप में क्या होती है, उत्पन्न होती है। चालक को, दो आवेशित चालक को आपस में जोड़ते हैं तो उसमें सदैव ऊर्जा का ह्रास होता है और यह ह्रास क्या होता है, जब जोड़ते हैं तो क्या है, दो चालक को तार को जोड़ते हैं, क्या है, उसमें चिंगारी निकलता है ना, और आवाज़ भी आता है। तो इसी के रूप में क्या है, वह ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक, तो हमने पढ़ा है आवेशों के दो संबंध, आवेशित चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण। अब हम लोग चलते हैं वान डी ग्राफ जनित्र के बारे में जानेंगे। ये एक थ्योरी क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे वान डी ग्राफ जनित्र, है ना। तो इसका इतिहास सबसे पहले जान लेते हैं। यह थ्योरी क्वेश्चन है और इसे बुक में यह अच्छे से दिया है। इसमें चित्र का सबसे वर्णन है, इसका सिद्धांत है, बनावट है, फिर कार्य विधि या कैसे कार्य करता है, उपयोग और इसके दोष। ये क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो विद्यार्थी इसे अच्छे से समझेंगे। देखिए, सन 1931 में प्रोफेसर R.J. वान डी ग्राफ ने एक ऐसे विद्युत उत्पादन मशीन अर्थात जनित्र का निर्माण किया था जिससे 10 लाख वोल्ट या इससे अधिक का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। ये देखिए, ये क्या है, वान डी ग्राफ जनित्र है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका क्या है, इतिहास है कि सन 1931 में प्रोफेसर R.J. वान डी ग्राफ नामक एक वैज्ञानिक ने एक ऐसे विद्युत उत्पादन मशीन का क्या है, खोज किया जिससे क्या है 10 लाख वोल्ट या इससे अधिक विभवांतर की विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। इस जनित्र को उन्होंने क्या है, उन्हीं के नाम पे क्या है, वान डी ग्राफ जनित्र नाम दिया गया है। ठीक, इसका सिद्धांत क्या है, तो देखिए, यह वान डी ग्राफ जनित्र नुकीले भागों की क्रियाविधि पर आधारित होता है। वान डी ग्राफ जनित्र की कार्यविधि नुकीले भागों की क्रिया पर क्या है, आधारित होती है। सिद्धांत देखते हैं। वान डी ग्राफ जनित्र की कार्यविधि नुकीले भागों के क्रिया पर आधारित होती है। यदि किसी धन आवेशित चालक का कोई सिरा नुकीला है तो नुकीले सिरे पर क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। इस स्थिति में नुकीले भाग से क्या है, वैद्युत पवनें उत्पन्न होने लगती है जो कि धन आवेश होता है। देखिए, इसे हम लोग समझते हैं। यह क्या है, नुकीले भागों की क्रियाविधि पर आधारित है। ठीक, तो मान लो हमारा ये कोई एक नुकीला चालक है। ठीक, ये एक चालक है जो क्या है, इसका सिरा नुकीला है, यह क्या है, धन आवेशित है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो इसके नुकीले भाग में है वहाँ पे क्या है, धन आवेश की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे क्या है, आवेश का घनत्व तो यहाँ अधिक हो जाएगा, है ना, और इधर क्या है, कम। तो आवेश का घनत्व तो यहाँ अधिक होने से क्या है, आवेश बाहर निकलने लगता है, अर्थात हवा में क्या है, आवेश चारों तरफ फैल जाता है। तो जिससे क्या है, यहाँ पे धन आवेश का आदान प्रदान होने लगता है, अर्थात आवेश बाहर की ओर निकलने लगता है। यही क्या है, वान डी ग्राफ जनित्र में बताया गया है। यहाँ पे देखिए, वान डी ग्राफ जनित्र में यदि किसी धन आवेशित चालक का कोई सिरा क्या है, नुकीला है, तो नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। इस स्थिति में नुकीले भाग से क्या है, वैद्युत पवनें उत्पन्न हो जाती है जिसमें धन आवेश होता है। इस साइड देखिए, यहाँ पे चित्र में क्या है, ये चालक कैसा है, गोल है, और ये चालक क्या है, नुकीला है। यहाँ भी नुकीला है और इसमें भी क्या है, नुकीले भाग है। तो यहाँ क्या है, यहाँ विद्युत पवनें क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। इसे देखिए,
यहाँ पे आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप क्या है, यहाँ पे वैद्युत पवनें निकलती है। और वह कैसे निकल रही है, देखिए विद्युत पवनें कुछ इस प्रकार से क्या है, आवेशित चालक से निकलने लगती है। तो इस सिद्धांत का उपयोग क्या है, इस वॉन डी ग्राफ जनित्र पे किया जाता है। तो यह इसका सिद्धांत हो गया है ना। अब देखते हैं इसकी बनावट कि वॉन डी ग्राफ जनित्र का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ना। बनावट देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें 5 मीटर व्यास की एक धातु का खोखला गोला एस होता है। इसमें 5 मीटर व्यास की धातु का एक खोखला गोला, ये क्या है, धातु का एक खोखला गोला है। देखिए इसके अंदर में क्या है, कुछ नहीं है, तो ये क्या है, खोखला गोला एस होता है, जो 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभों, मतलब ये विद्युत रोधी स्तंभों P1 और P2 पर, PP पर क्या होता है, टिका होता है। ये क्या है, P और ये क्या है, P, ये दोनों क्या है, विद्युत रोधी स्तंभ है। ठीक, तो हमने क्या कहा, इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का एक गोला एस होता है, जो 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभों PP पर टिका होता है। P1 तथा P2 दो घिरनियां हैं, जिनमें से होकर विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबर, रेशम, है ना, रबर रेशम का बना क्या है, एक बेल्ट क्या है, ऊपर से नीचे की ओर क्या है, चलते रहता है। ये देखिए क्या है, एक बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट है। ठीक, जो हम लोग देखते हैं आटे चक्की में लगा होता है, ठीक उसे अगर ये घूमेगा तो क्या है, बेल्ट के सहारे ये भी घूमेगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसका पहला पैराग्राफ समझ में आया सभी को। क्या लिखना है, इसमें 5 मीटर लंबी धातु के व्यास का एक खोखला गोला एस होता है, जो दो ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभों PP पर टिका होता है। इसमें P1 और P2 दो घिरनियां हैं, जो एक विद्युत रोधी पदार्थ रबर रेशम से बने हुए कन्वेयर बेल्ट से जिससे होकर गुजरता है। अब देखते हैं घिरनी P1, नीचे की घिरनी क्या है, घिरनी P1 है। तो नीचे की घिरनी P1 को एक अन्य मशीन से क्या है, अन्य मशीन जिसे प्रदर्शित नहीं किया है चित्र में, वह मशीन यहाँ पे है, प्रदर्शित नहीं किया गया है, मतलब मोटर से क्या है, उसे चलाया जाता है, मोटर के द्वारा घुमाया जाता है, जिससे बेल्ट ऊर्ध्वाधर में तीर की दिशा में घूमने लगता है। इसे क्या है, नीचे की घिरनी P1 को एक अन्य मशीन और उसे क्या है, जिसे चित्र में नहीं बताया गया है, उससे घुमाया जाता है, जिससे क्या है, जो बेल्ट है वह ऊर्ध्वाधर की दिशा में क्या है, घूमने लगता है। C1 व C1 और C2 ये क्या है, दो कंघी हैं, धातुओं की क्या है, दो कंघी है। C1 और C2 धातुओं की दो कंघी है। C1 को क्या है, फुहार कंघी, और C2 को क्या है, संग्राहक कंघी कहते हैं। C1 और C2 धातु की दो कंघियां हैं। C1 को फुहार कंघी तथा C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। कंघी C1 का संबंध देखिए उच्च तनाव वाली बैटरी के धन सिरे से कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये आपका क्या है, बैटरी है। ये क्या है, फुहार कंघी है, और ये क्या है, आपका संग्राहक कंघी है। ठीक, और फुहार कंघी का संबंध क्या है, एक उच्च तनाव वाली बैटरी जिसका विभवांतर कितना है, 10⁴ वोल्ट है ना, जिसका वोल्ट का विभवांतर है उससे कर दिया गया है, उसके धन सिरों से कर दिया गया है। और बैटरी का संबंध क्या है, पृथ्वी से कर दिया गया है। इतना समझ में आया सभी को, इतना समझ में आया। अब देखते हैं
कंघी C2 का संबंध कहाँ किया गया है? कंघी C2 का संबंध गोले से कर दिया गया है। D एक विसर्जन नलिका है और D एक विसर्जन नलिका है। ये D दिखाई दे रहा है, यह क्या है? एक विसर्जन नलिका है। D क्या है? एक विसर्जन नलिका है। ठीक, विसर्जन नलिका को कक्षा 11वीं में आपने कैथोड किरण के उत्सर्जन होता है उसमें पढ़ा है। कैथोड इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई थी? कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा था, उसमें विसर्जन नलिका के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वही क्या है? ये विसर्जन नलिका है। तो देखते हैं शुरू से। नीचे की घिरनी P1 को एक अन्य मशीन, जिसे चित्र में नहीं बताया गया है, के द्वारा घुमाया जाता है ना, जिससे कन्वेयर बेल्ट क्या है? तीर की दिशा में घूमने लगता है। C1 तथा C2 धातु की दो कंघी है। C1 को फुहार कंघी तथा C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। C1 का संबंध एक उच्च तनाव वाली बैटरी जिसका विभव लगभग 10⁴ वोल्ट के धनात्मक सिरे से कर दिया जाता है तथा दूसरे सिरे का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। ठीक, और संग्राहक कंघी का संबंध क्या है? धातु के गोले से कर दिया जाता है। और D एक विसर्जन नलिका है। इस संपूर्ण गोले के आवेश, इस गोले में जो आवेश है उसके क्षरण को रोकने के लिए क्या है? इसे एक लोहे के टैंक, ये दिख रहा है टैंक, ये क्या है? ये लोहे का एक टैंक है। इसमें क्या है? इसमें क्या होता है? अंदर भर दिया जाता है। ठीक है, लोहे के टैंक के अंदर इसे क्या है? रख दिया जाता है और जिसमें क्या होता है? जिसका वायु दाब होता है 15 वायुमंडलीय दाब, जिसमें वायु दाब भरा होता है। ठीक, और इस टैंक को क्या है? पृथ्वीकृत कर देते हैं। देखिए, इस टैंक को क्या है? पृथ्वी से संबंधित कर दिए हैं। अब देखते हैं इसकी कार्यविधि, है ना। तो क्या होता है? फुहार कंघी C1 के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है ना। ये फुहार कंघी C1 है, यहाँ क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व नुकीला है। कंघी क्या है? नुकीला रहता है, तो नुकीले कंघी के कारण वहाँ पे क्या है? वैद्युत पवनें उत्पन्न होने लगती है। तो फुहार कंघी C1 के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है, जिससे क्या होता है? वैद्युत पवनें निकलने लगती है, जो कि धन आवेशित होती है। और यह क्या है? बेल्ट, धन आवेशित युक्त बेल्ट के सहारे ऊपर की ओर क्या है? यह चलने लगती है। समझ में आया? क्या कहा गया है? फुहार कंघी C1 के नुकीले सिरों का आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है, जिससे वैद्युत पवनें क्या होती है? निकलने लगती है, जिससे ये बेल्ट क्या हो जाता है? धन आवेशित होता है। और जब घिरनी चलने लगती है तो यह बेल्ट भी क्या है? ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। C2 के जैसे ही C2 के सामने यह पहुंचता है तो C2 क्या है? इसमें क्या है? प्रेरण द्वारा ऋणात्मक आवेश प्रेरित हो जाता है। तो यह क्या होता है? इसमें C2 का जो भाग है, C2 के सामने जैसे ही यह बेल्ट पहुंचता है तो कंघी के सिरों पर ऋण आवेश तथा गोले के बाह्य पृष्ठ पर क्या है? धन आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक, ये समझ में आया? जब यह बेल्ट का धन आवेश कंघी के सिरों पर पहुंचता है तो इसके भाग में क्या है? ऋण आवेश उत्पन्न होता है तथा प्रेरणा द्वारा इसके अगले भाग में क्या है? गोले में क्या है? धन आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक, और जैसे जैसे यह क्या है? आगे बढ़ते जाता है, C2 के समीप पहुंचने लगता है ना, तो ये क्या है? आपस में दोनों आवेश, ऋण आवेश और धन आवेश आपस में क्या होता है? समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे
C2 ये आवेश क्या है, ऋण आवेश, तो यहाँ पे ऋण आवेशित वैद्युत पवनी उत्पन्न होगी जो क्या है, धन आवेश को क्या है, समाप्त करती जाएगी। इस प्रकार P2 पर पहुँचने के बाद P2 से गुजरने के बाद क्या है, बेल्ट क्या हो जाता है, अनावेशित आता है और इस प्रकार पुनः घूम के वह क्या है, कंघी C1 के पास पहुंच जाता है और यह क्रिया क्या है, फिर पुनः चालू होती है। इस प्रकार से यह घटना होते रहती है, जिससे क्या होता है, इस पे क्या है, आवेदन आवेश का मान क्या है, लगातार बढ़ते रहता है और एक स्थिति ऐसी आती है जब गोला एस क्या है, लगभग 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक का उसका विभवांतर हो जाता है। समझ में आया यहाँ तक? क्या गया है, जब कंघी C1 में धनावेशित वैद्युत पवनें चलने लगती है तो यह बेल्ट भी क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है और जैसे जैसे यह बेल्ट का धन आवेश ऊपर जाता है, कंघी C2 पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है तथा इसके कारण गोले के बाह्य पृष्ठ पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है और चूंकि यह ऋण नुकीला है तो यहाँ पे ऋण आवेशित वैद्युत पवनें निकलती है जो क्या है, धन आवेश को समाप्त करने लगती है। ठीक है, इस प्रकार जो बेल्ट P2 से गुजरता है वह क्या हो जाता है, अनावेशित हो जाता है और यह क्या है, धन आवेश इस खोखले गोले पे क्या है, जमा होते रहता है और यह प्रक्रिया क्या है, लगभग चलती रहती है जिससे क्या है, यह जो खोखला गोला होता है उसका विभव लगभग 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक तक बढ़ जाता है। वान डी ग्राफ जनित्र की सहायता से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि को त्वरित कराया जाता है। किसमें कराया जाता है, तो इतनी ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, तो इस ऊर्जा का प्रयोग क्या है, इस विसर्जन नलिका में किया जाता है। इस विसर्जन नलिका में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि को त्वरित कराया जाता है। इसके लिए क्या है, विसर्जन नलिका D को प्रयुक्त करते हैं जिसका ऊपरी सिरा खोखले भाग S से अंदर होता है। इसका निचला सिरा क्या है, देखिए निचला सिरा इसका क्या है, पृथ्वीकृत होता है। विसर्जन नलिका में क्या है, इनकी गतिज ऊर्जा और अधिक बढ़ जाती है, अतः ये नाभिकीय विखंडन में क्या है, प्रयुक्त होता है। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब इसका कुछ बुक से देखिएगा, अच्छे से यह समझ में आएगा। अब इसका देखते हैं हम लोग उपयोग। तो वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग कहाँ पे होता है, इसका उपयोग होता है उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, दूसरा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित करने के नाभिकीय विखंडन करने में, और तीसरा होता है नाभिकीय भौतिकी में अध्ययन करने के लिए। ठीक, और इसका दोष क्या होता है, बड़ा आकार होता है। इसका आकार क्या है, बड़ा होता है, जिसके कारण यह लाने ले जाने में क्या होता है, असुविधाजनक होता है। और चूंकि इसमें दूसरा क्या है, उच्च विभवांतर होता है, उत्पन्न होता है, जिसके कारण यह क्या होता है, खतरनाक होता है। देखो 10,000 वोल्ट का जो 11,000 वोल्ट का जो वायर है उसमें इतना आवाज आते रहता है। सोचो ये 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक का विभवांतर उत्पन्न करता है, तो सोचो ये कितना खतरनाक होगा, है ना। ये दूर से ही क्या है, आदमी को अपनी ओर खींच लेगा, तो इस कारण क्या होता है, यह खतरनाक होता है। इस प्रकार से आपका जो चैप्टर है वह कंप्लीट होता है। ठीक है ना, वान डी ग्राफ जनित्र को अच्छे से पढ़ेंगे और इस बुक में दिया है इसका सिद्धांत, बनावट, कार्यविधि, उपयोग और दोष, इस सभी का क्या है, नोटेशन बनाना है। धन्यवाद।